आज की वीडियो में हम अब एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो है प्रोबेशन यानी कि परिवीक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो हम क्रिमिनोलॉजी पैनोलॉजी में देखते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी केस लॉ है वो भी हम देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। प्रोबेशन या परिवीक्षा क्या होता है, इसको अच्छे से डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका शाब्दिक अर्थ, इसकी डेफिनेशन, परिवीक्षा की डेफिनेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों परिवीक्षा को अपनाया जाता है, ऐतिहासिक विकास इसका कैसे हुआ, कैसे इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, भारत में परिवीक्षा पद्धति कैसे अपनाई जाती है, इसकी उपयोगिता क्या है, क्या इस पद्धति में कुछ दोष हैं वो भी हम देखेंगे, और लास्ट में डिस्कस करेंगे केस लॉ। तो आज की वीडियो में हम इन सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम बात करेंगे इसके शाब्दिक अर्थ की। देखो शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं परिवीक्षा को प्रोबेशन। प्रोबेशन है ना, प्रोबेशन ये लिया गया है लेटिन वर्ड प्रोबेर से। कहाँ से लिया गया है? प्रोबेर से, जिसका मतलब होता है टू टेस्ट या टू प्रूव, यानी किसी व्यक्ति की परीक्षा लेना, ठीक, या अपनी विश्वसनीयता को साबित करना, अपनी सच्चाई को साबित करना। तो यहाँ पर इसका अगर वर्डली मीनिंग हम देखें तो प्रोबेशन इंग्लिश में बोलते हैं, जो लेटिन वर्ड प्रोबेयर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ परीक्षा लेना या विश्वसनीयता साबित करना। अब सिंपली इसका मतलब होता क्या है, वर्डली मीनिंग हमने जान लिया, लेकिन वर्डली मीनिंग जानने से ही इसका अर्थ तो क्लियर नहीं होता ना। तो इसमें आप ये देखोगे कि ये जो एक तरीके का जो पद्धति होती है परिवीक्षा की, इसमें क्या होता है कि अपराधी के प्रति सहानुभूति रखते हुए, मतलब कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध कर दिया, अब उसने अपराध कर दिया तो कोर्ट क्या करेगी, उसको दंड देकर जेल भेजने की बजाय उसके सुधार के लिए, ताकि वो वापस से सोसाइटी में जाकर वैसे ही रहे जैसे कि वो पहले रह रहा था, उसको उचित देखरेख में रखने का आदेश देता है कोर्ट। तो कोई व्यक्ति है जिसने कोई क्राइम कर दिया, उसको सजा देकर जेल नहीं भेजता कोर्ट, बल्कि उसे एक मौका देता है उसको सुधरने के लिए कि जाओ तुम वापस ऐसे ही रहो, लेकिन अब अगर आगे से तुम ऐसा कोई अपराध करोगे या ऐसा कोई गलत काम करोगे तो तुम्हें फिर से सजा सुनाकर जेल भेज दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से इस पद्धति में ये जो परिवीक्षा है, इसमें उस व्यक्ति को एक मौका दिया जा रहा है सदाचारी बनने का, जिससे कि वो अपने आप में सुधार कर सके। और उसको ये मौका इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो वापस से कोई क्राइम ना करे। अगर वो करेगा या कोई शर्त का भंग करेगा, जो भी कोर्ट ने उस पर लगाई है, अगर वो उसका शर्त का भंग करता है तो उस भंग करने पर उसको जेल में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपली हमने वर्डली मीनिंग जाना और ये जाना कि प्रोबेशन में होता क्या है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन की, है ना। परिभाषाएं अगर हम देखें तो परिभाषा भी हमें लिखनी होती है अगर हमारे सामने प्रोबेशन का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो दी है डोनाल्ड टैफ्ट ने। टैफ्ट क्या बोलते हैं? डोनाल्ड टैफ्ट कहते हैं कि जो परिवीक्षा होती है वो न्यायालय के अंतिम निर्णय का निलंबन है। अंतिम निर्णय का निलंबन क्यों कहा है इन्होंने? इसलिए कहा है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो अपराधी होता है उसको दंड नहीं दिया जाता। जब वो कोई अपराध कर देता है तो कोर्ट उसको दंड ना देकर उसको सुधरने का एक मौका देती है कि अगर उसने फिर से ये अपराध किया या उसने शर्तों का उल्लंघन किया तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे कोर्ट का कोई फाइनल जजमेंट नहीं आता, कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है उसका निलंबन रहता है उस टाइम पे। तो इसीलिए इन्होंने इसे कोर्ट के फाइनल जजमेंट का निलंबन कहा है, अंतिम निर्णय का निलंबन कहा है। नेक्स्ट है सदरलैंड। सदरलैंड एक बहुत ही फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट, इन्होंने भी परिवीक्षा में 3 मुख्य तत्वों के बारे में बताया। इन्होंने कहा है कि जो प्रोबेशन है, जो परिवीक्षा है, इसमें 3 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप इसकी परिभाषा को समझ सकते हो। सबसे पहले इसमें जो व्यक्ति होता है, जो अपराधी होता है, उस पर आवश्यक निगरानी रखी जाती है। दूसरा, उसका उचित मार्गदर्शन किया जाता है कि कैसे उसको सोसाइटी में वापस जाकर रहना है ताकि उसको वापस से दंड देकर जेल ना भेजा जाए। और तीसरा है नागरिक की तरह से समायोजित होने की सहायता, मतलब उसको सोसाइटी में एक विधि के अनुसार जैसे और सिटीजन रह रहे हैं और नागरिक रह रहे हैं, उसी की तरह से उसे सोसाइटी में किस तरीके से समायोजित करना है। तो यहाँ पे जो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सदरलैंड ने बताए हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने यहाँ से जो 3 कीवर्ड्स निकाले हैं इस डेफिनेशन से, ये आप समझ सकते हो कि इससे ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो परिवीक्षा है वो एक सुधारात्मक पद्धति, यानी कि जो हमारी जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है उसका एक जो है वो आप इसको बेस कह सकते हो कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी से ही ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है परिवीक्षा का, जिसमें अपराधी को एक सुधरने का मौका दिया जा रहा है कि वो सोसाइटी में जाकर दूसरे लोगों की तरह से रह सके। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सदरलैंड ने जो 3 पॉइंट बताए हैं ये थोड़े खासा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। अब मैंने कहा था कि इसके बाद हम जो इसको डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसके पर्पज़ को,
ठीक। पर्पज़ क्या हो सकता है परिवीक्षा का, क्योंकि इसमें अपराधी को सुधरने का मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सबसे मेन पर्पज़ ये है कि जो नए नए अपराधी हैं, मतलब जो व्यक्ति अचानक से भावावेश में आकर या किसी प्रेशर में आकर अगर कोई अपराध कर देता है, तो उसको अभ्यस्त अपराधियों के संपर्क में आने से रोका जाता है। अभ्यस्त अपराधी मतलब जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, जो बार बार अपराध करने के आदी हो जाते हैं, जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कितनी बड़ी पनिशमेंट दे लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस जाएंगे जेल के बाहर जाएंगे फिर से वही क्राइम करेंगे। तो यहाँ पर उनको ऐसे लोगों के संपर्क में आने से रोकना है, उनको बचाना है उन लोगों से जो नव अपराधी होते हैं, जो अचानक से अपराध करते हैं और जेल चले जाते हैं। तो इस तरीके से उनको इसके जो संपर्क है उसमें लाने से रोकना है। ठीक। अब यहाँ पर ये एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ था, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, जिसमें ये बात कही गई थी, रामजी मिस्सर वर्सेस बिहार राज्य। रामजी मिस्सर का केस था बिहार राज्य का, 1963 का ये केस है। इसी केस में कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो अलग से अपराधी परिवीक्षा अधिनियम बनाया गया है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम भी तो बनाया गया है, एक अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, ये जो एक्ट बनाया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा अपराधी होते हैं उनको कट्टर अपराधियों के संपर्क में जाने से रोकना, या उनको कट्टर अपराधी बनाने से रोकना है। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक, ताकि उनकी संगति में पड़कर वो भी घोर अपराधी ना बन जाए। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने इस एक्ट का उद्देश्य बताया था रामजी मिस्सर के केस में। उद्देश्य जानने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसका ऐतिहासिक विकास, यानी कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो अगर हम परिवीक्षा की बात करें कि किसी व्यक्ति को सज़ा ना देकर उसको मौका देना है एक सुधरने का, इसमें परिवीक्षा में ऐसा ही तो होता है कि किसी को सज़ा नहीं दी, उसने कोई अपराध किया तो आप उसको सुधरने का एक मौका दे रहे हो। तो इस पद्धति का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इसकी हमें ये थोड़ा सा पता चलता है कि कैसे 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड में परिवीक्षा जैसी पद्धति का यूज़ किया जाता था। ईसाई धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अगर अपराधी भागकर किसी धार्मिक स्थल में शरण ले लेते थे तो दंडित होने से वो बच जाया करते थे। तो इस तरह से ये जो पद्धति है वो आज के टाइम की जो प्रोबेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे मिलती जुलती है। फिर ये जो प्रथा थी कि कोई अपराधी भागकर धार्मिक स्थल में छुप गया तो वो सज़ा से बच गया, ये चलता रहा आपका इंग्लैंड में 15वीं सदी तक। 15वीं सदी तक ये चीज़ चलती रही। और इसके बाद जब मध्य युग आया तो उसमें इंग्लैंड में एक और नई प्रथा मतलब शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बेनिफिट ऑफ क्लर्जी की प्रथा अस्तित्व में आई। कौन सी प्रथा आई? बेनिफिट ऑफ क्लर्जी, बेनिफिट ऑफ क्लर्जी, ये वाली प्रथा अस्तित्व में आई, जिसमें क्या होता था कि जो ईसाइयों के पादरी होते थे और जो सन्यासी होते थे, अगर वो कोई गंभीर अपराध कर देते थे तो उनको ये अधिकार था कि वो अपने मामलों को कोर्ट में ना ले जाकर बल्कि चर्च को ट्रांसफ़र कर देते थे, और फिर जहाँ वो दंड से बच जाया करते थे, उन्हें बहुत ही कम दंड मिलता था। तो बेसिकली ये जो प्रथाएं हैं, ये जो हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बस हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इस तरीके की प्रथा होती थी जैसा आज के टाइम पर हम प्रोबेशन में देखते हैं। तो कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडिया में, क्या इंडिया में भी परिवीक्षा पद्धति है? क्या इंडिया में इस तरीके का कोई सिस्टम है? तो इंडिया में परिवीक्षा पद्धति का जो यूज़ होता है वो उपचार पद्धति के रूप में होता है ना। जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं पनिशमेंट की तो उसमें हमने कई सारी थ्योरीज पढ़ी थी, है ना। डेटरेंट थ्योरी पढ़ी, प्रिवेंटिव थ्योरी पढ़ी, एक हमने रिफॉर्मेटिव थ्योरी पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं सुधारात्मक पद्धति। सुधारात्मक में क्या पढ़ते हैं हम कि जो रोगी कि जो मतलब जो व्यक्ति कोई अपराध करता है ना, उसका जो उपचार है वो एक रोगी की तरह करो। जैसे एक डॉक्टर रोगी का उपचार करता है, पेशेंट का उपचार करता है, ऐसे ही हमें अपराधी का उपचार करना चाहिए। तो सुधारात्मक पद्धति यही बोलती है कि उसके सुधार पे आप जोर दो। तो अगर हम परिवीक्षा की बात करें तो ये भी हमारी उपचार पद्धति के रूप में ही इंडिया में अपनाया गया है। इंडिया में भी जो अपराधी सुधार में मतलब ये जो है ना अपराधियों के सुधार में सहायक होती है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। इंडिया में अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ने का कार्य पूरी तरीके से कोर्ट पर दे दिया गया है, मतलब कोर्ट ही छोड़ती है। अगर कोर्ट देखती है कि भाई इसने जो अपराध किया है वो ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं है ना, इसको अगर हम ऐसे ही निर्देश देकर छोड़ दें तो ये वापस से उस क्राइम को नहीं करेगा तो फिर इसको सज़ा सुना के जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी प्रोबेशन की पद्धति है, और प्रोबेशन पे छोड़ने का काम किसका है? हमारी कोर्ट का है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके लिए कोई अलग से बोर्ड वगैरह नहीं बनाया गया, हमारी कोर्ट ही किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पे छोड़ती है। यहाँ पर इंडिया की बात करने के बाद इसकी उपयोगिता भी डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और हमें डिस्कस करनी है कि इंडिया में परिवीक्षा को जो मान्यता दी गई थी वो सबसे पहले जो सीआरपीसी था हमारा 1898 का, 1898 का जो हमारा सीआरपीसी था, हमारा जो कोड था, उसमें इसके कुछ प्रोविजंस दिए गए थे, परिवीक्षा को शामिल किया गया था उसमें। इसके बाद 1908 का बाल अधिनियम आया, उसमें भी परिवीक्षा के प्रोविजंस को ऐड किया गया, है ना। कुछ अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने के लिए विशेष शक्ति दी गई, किसको दी गई? कोर्ट को दी गई। फिर 1960 में आया एक बाल अधिनियम, उसमें भी इस तरीके के प्रावधान किए गए। फिर एक और एक्ट आया, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, ये 2000 का एक्ट था, इसमें भी कुछ ऐसे ही प्रोविजंस थे। और फिर सबसे लास्ट में आया सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, जो बेसिकली इसी चीज़ के लिए बना था, ये था आपका 1958 का। हालांकि ये जो एक्ट है ये 1908
के बाद आया, लेकिन 1960 से पहले आया, और ये वाला जो किशोर न्याय वाला है ये 2000 में आया। आ तो गया था ये 2000 वाले से पहले ही 1958 का एक्ट, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है 1958 का क्योंकि ये बेसिकली और बिल्कुल मुख्य रूप से ये अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के नाम से आया था, और क्योंकि इसी नाम से ये एक्ट बना था तो इसमें सारे प्रोविज़न जो थे वो आपके परिवीक्षा से ही संबंधित थे, तो इसीलिए इस एक्ट को इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इस एक्ट में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बता दूं कि 21 साल से कम आयु के जो व्यक्ति थे, इसमें ये कहा गया है कि कारावास की सज़ा उनको नहीं दी जा सकती। जो व्यक्ति 21 साल से कम का है और वो कोई अपराध कर देता है तो उसको आप सज़ा नहीं दे सकते कारावास की, जब तक कि कोर्ट इसके लिए परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट नहीं प्राप्त कर लेता। तो ये था 21 साल से कम एज की, और जिस व्यक्ति ने जो क्राइम किया है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, उसके द्वारा जो अपराध किया गया है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से भी दंडित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एक्ट के, ये अलग एक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी उपयोगिता की। अब इसकी उपयोगिता क्या है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंस है इसमें, क्या कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं। तो अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो एक तो इस अगर हम इस पद्धति की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूषित वातावरण से बचाव मिल जाता है उस व्यक्ति को। हो सकता है जिसने अपराध किया है उसने भावावेश में आकर अपराध किया हो या किसी और गलतफहमी के कारण उसने अपराध कर दिया हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को आप एक मौका दे रहे हो सुधरने का, तो ये उसके लिए भी अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, और उसे जो जेल का गंदा वातावरण है उससे उसको बचाव मिल जाएगा। दूसरा, उसको सुधरने का मौका मिलेगा, हो सकता है वो दोबारा अब कभी फ्यूचर में कोई क्राइम ही ना करे, तो इससे उसको सुधरने का मौका मिलेगा। इसलिए इस पद्धति की उपयोगिता बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसको स्वतंत्र जीवन जीने का मौका मिलता है। स्वतंत्र जीवन, जेल में रह के तो कोई व्यक्ति स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता ना, लेकिन परिवीक्षा की पद्धति में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जब आप उसको छोड़ दोगे ये इंस्ट्रक्शन देकर कि अगर तुमने ये अपराध किया तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तो एक तरीके से उसको फ्री लाइफ है ना, ये सब जीने का उसको मौका मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसकी उपयोगिता को हम इन बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पद्धति है और इसकी उपयोगिता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोष की अगर हम बात करें तो इसका कुछ दोष भी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई पद्धति जो हम पढ़ रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें अगर उसके कुछ बेनिफिट है तो उसके कुछ दोष नहीं होंगे, दोष भी हैं। सबसे पहला दोष ये है कि अपराधी पर इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, मतलब सारा का सारा जो ध्यान केंद्रित रहता है वो अपराधी पर रहता है, और उसके अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको उसने दुख पहुँचाया, जिनको उसने जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम है, उनको उपचार से पूरी तरह से वो व्यक्ति उपेक्षित रह जाते हैं, मतलब उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता इस पद्धति में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा। अब दूसरा दोष इस पद्धति का ये माना जाता है कि आमतौर पर क्या होता है कि इसमें जितने भी किशोर या जो पहली बार अपराध करने वाले लोग होते हैं उनको परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जाता है। अब वो क्या हो सकता है वो अपनी स्वतंत्रता का, अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाएं। तो इसीलिए ये जो पद्धति है आपकी परिवीक्षा पद्धति, इसमें ये माना जाता है कि हालांकि इसमें कई सारी उपयोगिताएं भी हैं, लेकिन इसके दोषों को अगर हम देखें तो दोष भी इसके गलत नहीं है। जब आप किसी किशोर अपराधी या जिसने पहली बार अपराध किया है आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, है ना, ऐसे इंस्ट्रक्शन देके छोड़ दिया जाता है, तो हो सकता है वो बाहर जाकर फिर से सोसाइटी में क्राइम कमिट करे या फिर से जाके कोई अपराध करे, और उनके अंदर तो फिर दंड का भय ही नहीं रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है वो अपनी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठाएं। तीसरा है गंभीर परिणाम। इस पद्धति का एक दोष ये भी माना जा सकता है कि यहाँ पर इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि देखिए कभी कभी इस पद्धति में कुछ घोर अपराधियों को, जो बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, जो अभ्यस्त अपराधी होते हैं, गलती से उनको भी अगर आपने परिवीक्षा पर छोड़ दिया तो हो सकता है वो सोसाइटी में जाकर फिर से कोई क्राइम करें, कोई सीरियस अपराध करें, तो इसके बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए इस पद्धति की जहाँ उपयोगिता है वहाँ इसके दोषों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके दोष जो हैं जो गिने जाते हैं, और दोष को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ, ओम प्रकाश वर्सेस हरियाणा राज्य। ये केस लॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोर्ट ने परिवीक्षा की सीरियसनेस यानी उसकी गंभीरता पर ध्यान देने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि भैया अगर हमें किसी को परिवीक्षा का लाभ देना है तो आप ऐसे अपराध में किसी व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ नहीं हमें देना चाहिए जिससे कि उससे सोसाइटी को खतरा हो, और अगर उसका क्राइम बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो फिर हमें बिल्कुल भी परिवीक्षा का लाभ ऐसे ही नहीं देना चाहिए, कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि अगर किसी का अपराध बहुत ज़्यादा गंभीर है तो उसमें सोच समझकर ही किसी को परिवीक्षा पर छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आप किसी को प्रोबेशन पर छोड़ रहे हो, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देके कि तुमको जेल में डाल दिया जाएगा सज़ा सुनाकर, तो फिर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका अपराध कितना सीरियस है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो फिर उसको परिवीक्षा पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने समझा प्रोबेशन। इस तरीके से हम इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि प्रोबेशन जो है वो एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, यानी कि एक रिफॉर्मेटिव आपका प्रोसीजर है। ये अपराधी को एक मौका देता है कि उसे दोबारा सोसाइटी में भेजकर खुद में सुधार लाने का मौका दिया जाए, ताकि वो खुद को बदलाव करके अपने आप में आगे फ्यूचर में कोई ऐसा क्राइम ना करे कि फिर से उसको रिपीट ना करे, और फिर से ताकि उसको जेल में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।